तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से मैं एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो पूरा सपोर्ट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेवियर्स स्काई स्क्रैपिंग ऑफ नाइट्स को दिखाया जाता है। उसके नीचे एक फ्लोटिंग गार्डन होता है और उसी गार्डन में हम एक बंदे को भागते हुए देखते हैं। तभी उसके पैरों के नीचे एक सर्कल बनता है और उसके ऊपर एक लाइटनिंग आकर गिरती है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में एक गन और कुछ बुलेट्स होती हैं। वो बंदा किसी की तरफ भागते हुए जा रहा होता है। उसके सामने हम इस गार्डन की गार्डियन को देखते हैं जिसका नाम कमुलो निम्बस होता है। तभी निम्बस अपनी एक फिंगर से इशारा करती है और उसके ऐसा करते ही उस बंदे के ऊपर थंडर लाइटनिंग गिरने लगती है। हम उस बंदे को देखते हैं जो भागते हुए निम्बस के ऊपर अपने गन से शूट करने लगता है, पर निम्बस अपनी लाइटनिंग की मदद से उसके बुलेट को ब्लॉक करती है और वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद निम्बस उस बंदे के ऊपर एक बड़ी सी थंडर लाइटनिंग से अटैक करती है, पर वो बंदा थंडर लाइटनिंग से बचकर जंप करके निम्बस के पीछे आ जाता है। निम्बस उसे नोटिस कर लेती है, पर वो रिएक्ट कर पाती उससे पहले वो बंदा उसके ऊपर कई सारी बुलेट्स को शूट कर देता है। हालांकि इससे निम्बस को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उस बंदे के ऐसे हरकत की वजह से निम्बस पूरे ग्राउंड में लाइटनिंग गिराने के लिए सर्कल क्रिएट करने लगती है। निम्बस को ऐसी पावर यूज करता हुआ देखकर ये बंदा अपने मन में सोचता है क्या ये एरिया वाइड ऑफ लाइटनिंग का यूज करने जा रही है। फिर हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर थंडर इकट्ठा हो रही होती है और गाइस मैं इसे आगे से गार्डियन कहूंगा क्योंकि निम्बस अच्छा नहीं लग रहा। और गार्डियन के इशारा करते ही वो लाइट पूरे ग्राउंड में गिरने लगती है। फिर हम ग्राउंड को देखते हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। हम उस बंदे का हेड देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा था। इसे देखकर गार्डियन खुश हो रही होती है, पर तभी कोई उससे बोलता है क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। फिर हम गार्डियन के सामने उस बंदे को देखते हैं जिसने अपना गन गार्डियन के ऊपर पॉइंट कर रखा होता है और अपने गन को शूट करने वाला होता ही है, पर तभी वो गार्डियन उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक कर देती है, जिसे वो बंदा जंप करके डॉज करता है और अपने मन में सोचता है क्या वो अपनी बॉडी के अंदर से भी लाइटनिंग को रिलीज कर सकती है। फिर हम उस गार्डियन को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी से थंडर लाइटनिंग निकल रही होती है। तभी कोई उस बंदे को उसकी हेड वापस करते हुए बोलता है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है रेंजर। फिर हम उस बंदे को देखते हैं और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। उस बंदे की बात सुनकर रेंजर बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, भले ही मेरी डेथ हो जाए पर मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। वो व्हाइट कपड़ों वाला बंदा बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी फाइट में इंटरफेयर नहीं करूंगा, पर बिना किसी रीजन के चुपचाप बैठे रहना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। ये सुनकर रेंजर हंसते हुए बोलता है जिस चीज के बारे में हमें कुछ भी ना पता हो वही करने में तो मजा आता है। इसे सुनकर दूसरा बंदा कुछ भी नहीं बोलता। तभी हम उस गार्डियन को देखते हैं जो कि किसी तरह का अटैक चार्ज कर रही होती है। उस गार्डियन को देखकर व्हाइट कपड़ों वाला बंदा बोलता है उसके पोस्चर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इसे सुनकर रॉजर बोलता है मैंने तुमसे कुछ सेकंड पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। फिर हम उस गार्डियन को देखते हैं जिसका अटैक पूरी तरह से चार्ज हो गया होता है और वो हंसते हुए बोलती है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे रोरिंग थंडर ड्रैगन अटैक को डॉज करके दिखाओ। ऐसा बोलकर वो उन दोनों पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं इस अटैक की वजह से वहाँ पर दो एनर्जी के ड्रैगन क्रिएट हो गए होते हैं और वो दोनों एक साथ इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें से एक का कलर ब्लैक और एक का कलर व्हाइट होता है। और ये दोनों ड्रैगन एक साथ रॉजर और व्हाइट कपड़ों वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इतने पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता देखकर रॉजर बोलता है आखिर ये क्या है। गाइस जब तक व्हाइट कपड़े वाले बंदे का नाम नहीं बताया जाता तब तक मैं इसे लू कहूंगा। लू रेंजर को बताता है कि ये इसका आखिरी अटैक है जिसका नाम है रोरिंग थंडर ड्रैगन और हम इन्हें एक एक करके संभालेंगे। लू की बातें सुनकर रेंजर बोलता है नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन दोनों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। लू आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं ब्लैक वाले को संभालता हूँ। रेंजर फिर से चिल्लाते हुए बोलता है चुप रहो और यहाँ से निकल जाओ। लू रेंजर की बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है मैं ऊपर से जा रहा हूँ, तुम नीचे से जाओ। हम देखते हैं व्हाइट ड्रैगन रेंजर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और रेंजर चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने तुमसे कहा। रेंजर इतना बोलता ही है कि हम देखते हैं पूरा टाइम स्टॉप हो जाता है और वहाँ पर एक क्लॉक जैसी चीज अपेयर होती है जिसके बीच में रेंजर खड़ा होता है। रेंजर उसे देखकर थोड़ा घबराया होता है, पर वो चीज रेंजर को पूरी तरह से जकड़ लेती है और रेंजर चिल्लाते हुए बोलता है मैंने उसकी हेल्प नहीं मांगी
थी और न ही मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। मैंने तो उसे बस रुकने के लिए कहा था, पर उस बास्टर्ड ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। रेंजर चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, तुमने देखा इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। और चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मत जाओ, मुझे एक और चांस दो। हम देखते हैं इसी के साथ टाइम स्टार्ट हो गया होता है। हम लियू को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ आए। अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो बहुत ही बुरा होता। क्या मैं सही नहीं बोल रहा? और जैसे ही वो दूसरी साइड में देखता है वो एकदम घबरा जाता है और रेंजर की तरफ दौड़ते हुए बोलता है, रेंजर तुम क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। फिर हम रेंजर को देखते हैं जो बोलता है, क्या ये सब इसी तरह खत्म होगा? और गुस्सा करते हुए बोलता है, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की, उस बीच नेमिर की वजह से। और लियो से बोलता है, जिन संग तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और गाइस लियो को मैं आगे से जिन बोलूंगा। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बकवास है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बैठकर इसी गेम को खेल रहा होता है और यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिन है। जिन बोलता है, वो ऐसा था जो उस अटैक को डॉच नहीं कर पाया और वो उसके लिए मुझे ब्लेम कर रहा है। फिर हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम डंजन एंड फाइटर है और इसे शॉर्टकट में DNF भी कहते हैं। और बहुत सारे लोग इस गेम में अपने लाइफ को दांव पर लगाते हैं, जिसमें कुछ लोग अपने स्पेक्स को अपग्रेड करने के लिए ऐसा करते हैं और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं। और उनमें एक ऐसा पर्सन था जो सबसे ज्यादा यूनिक था। फिर हम रेंजर को देखते हैं जो आकर लियो से मदद मांगता है और बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है आराध जल्द ही डिस्पेयर हो जाएगा। और गाइस आराध इसी प्लेस का नाम है। जिन हमें बताता है एक ऐसा बंदा जिसने अपने रोल के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाला। फिर रॉजर चिल्लाते हुए बोलता है, हमें अब एक ISYS को टेक डाउन करना होगा। इसे सुनकर जिन बोलता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं? रॉजर बोलता है, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे बस इतना बताओ ISYS तक जाने में मुझे किस तरह के डेंजर का सामना करना पड़ेगा, बाकी सब मैं देख लूंगा और मैं अकेले ही ISYS को टेक डाउन करूंगा। मुझे अपने मरते दम तक लोन वॉल्फ की तरह लड़ना है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जिन बोलता है, वो अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। उसने ये कहा कि वो ISYS को टेक डाउन करने के लिए जा रहा है। इसके अलावा वो ये बोल सकता था कि उसे बॉस से फाइट करनी है। वो इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो DNF वर्ल्ड का रियल कैरेक्टर हो। और मुझे नहीं पता पूरे RP में क्या है, पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा हूँ जो अपनी लाइफ को व्यूज के लिए रिस्क में डालता है। मैं एक प्रो DNF प्लेयर हूँ और एक स्ट्रीमर भी। मैं इस गेम का ट्यूटोरियल अपलोड करने के लिए फेमस हूँ। वो मुझे अप्रोच करता था क्योंकि उसे पता था कि मैं सभी को सही टीच करता हूँ। इस वजह से वो मेरी स्ट्रीम में रहता था। कभी कभी वो अजीब तरह की बातें करता था, इसलिए मुझे लगा वो अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि वो मेरी स्ट्रीम में रह सके। जब तक ऐसा नहीं हुआ था। फिर हम देखते हैं रेंजर लगातार उसकी लाइव स्ट्रीम में मैसेज कर रहा होता है और बोलता है, तुमने सब बर्बाद कर दिया, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी। और बहुत सारी चीजें बोलता है। हम जिन को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने पैरों का यूज करके अपने PC केबल को बाहर निकाल देता है और थोड़ा शांत होते हुए बोलता है, अगर मैंने इस रिकॉर्डिंग को खो दिया तो मैं YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। आगे बोलता है, उसे जाकर कॉइन का यूज करके खुद को रिवाइव कर लेना चाहिए। आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्या वो अटेंशन पाना चाहता है? वो इस तरह का साउंड निकाल रहा है जैसे वो सच में मर गया। फिर हम उस गेम के लोगों को देखते हैं जहाँ पर जिन जैसे ही टच करता है अचानक से उसमें क्रैक पड़ते हैं। इसे देखकर जिन थोड़ा शॉक होता है, पर तभी उसके रूम में क्रैक पड़ने लगते हैं और वहाँ पर एक डायमेंशन गेट ओपन हो जाता है। इसे देखकर जिन बोलता है, ये क्या है? आखिर मेरे रूम में हो क्या रहा है? हम उसके सामने देखते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी एंटिटी खड़ी होती है और जिन उसके हाथों में होता है। जिन का साइज उसके फिंगर से भी ज्यादा छोटा होता है। तभी वो एंटिटी बोलती है, तुमने ब्लेड से कॉन्ट्रैक्ट किया था और तुमने उसे तोड़ दिया। उस एंटिटी की बातें सुनकर जिन बोलता है, ब्लेड आप क्या बात कर रही हैं? कहीं आप पहले वाले रेंजर की बात तो नहीं कर रही? उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं कौन? और मैं तो अपने कमरे में था, मैं भी कहाँ पर हूँ? तभी वो एंटिटी जिन के ऊपर फिंगर रखते हुए बोलती है, तुमने जो गलत किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हम देखते हैं उसके फिंगर मारने की वजह से वहाँ पर एक डायमेंशन ओपन होती है और वो उसी के अंदर गिर जाता है। फिर हम जिन को देखते हैं जो आसमान से गिर रहा होता है। जमीन पर गिरने के बाद वो दूर तक घसीट कर जाता है और उसके सामने की सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई होती हैं। फिर हम जिन को देखते हैं जो अपना हाथ देखते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, आखिर मेरे हाथों के साथ क्या हुआ? हम देखते हैं दूर से उसकी तरफ एक अटैक आ रहा होता है जो आकर सीधा उसके पास ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। फिर हम जिन के सामने पूरी की पूरी गॉब्लिन आर्मी को देखते हैं। फिर हम उन गॉब्लिन के लीडर को देखते हैं जो बोलती है, मेरे प्रीसियस फॉरेस्ट के साथ तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई?
मुझे ऐसा लग रहा है तुम मरना चाहते हो। फिर हम जिन को देखते हैं जो बोलता है मुझे माफ कर दो, ये बस एक मिस्टेक था और मुझे लगता है तुम जो फायर यूज कर रही हो उसकी वजह से इस फॉरेस्ट को और ज्यादा डैमेज हो रहा है। तभी वो गॉब्लिन लीडर चिल्लाते हुए बोलती है चुप हो जाओ और सभी गॉब्लिन्स को जिन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। जिन वहाँ से भागते हुए बोलता है रुको, मैं तुम्हें इसके लिए पे कर सकता हूँ, पर कोई गॉब्लिन जिन की बात नहीं सुनता और जिन भागते भागते एक पत्थर से जाकर टकराता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो जाकर सीधा पानी में गिरता है और वो खड़ा होते हुए अपने फेस को देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम जंगल को देखते हैं जिसमें पूरी तरह से आग लगी होती है और उस जंगल में सभी मॉन्स्टर्स जिन को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम जिन को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और अपने मन में सोचता है फ्लेमिंग बिनोचेस, गोब्लिन और ताओ ये सब तो उस गेम के मॉन्स्टर्स हैं और मेरा अपीयरेंस ये मैं बिना किसी डाउट से कह सकता हूँ कि एक डार्क नाइट का है, ये तो उसी गेम की एक क्लास है। ये सब सोचकर जिन चिल्लाते हुए बोलता है क्या मैं उस गेम के अंदर आ गया हूँ, और आगे सोचता है मैं तो बस उस गेम को खेलना चाहता था, मैं अपने रियल वर्ल्ड में कैसे जा सकता हूँ। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर वो पीछे देखता है। हम देखते हैं किसी ने उस ताऊ मास्टर पर अटैक किया होता है जिसकी वजह से उसके बैक साइड से बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा होता है। फिर जिन कुछ देखकर बोलता है ये तो, तभी हमें उसके सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके साथ में एक लड़की भी होती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर से बोलते हैं जैसा हमने सोचा था ये तुम हो बिंचो। इसे सुनकर वो मॉन्स्टर बोलते हैं आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। उन दोनों को देखते हुए जिन अपने मन में सोचता है इसमें कोई शक नहीं, ये एक डीएफओ क्लास का घोस्ट नाइट है और उसके साथ में जो लड़की है उसका नाम है सीरिया किरमिन, वो डीएफओ गेम की एक एनपीसी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे अपने मन में सोचता है क्या ये यहाँ पर एक क्वेस्ट लेने के लिए आए हैं, अगर ऐसा है तो घोस्ट नाइट एक रियल यूजर है जो एक क्वेस्ट की तलाश कर रहा है। फिर जिन उसके सर पर देखता है जहाँ पर उसका टाइटल लिखा होता है ब्लडी घोस्ट नाइट। इसे देखकर वो बोलता है ये तो एक रियल पर्सन है। फिर हम घोस्ट नाइट को देखते हैं जो अपनी जगह से जंप करके सीधा गोब्लिन लीडर के ऊपर अटैक कर देता है जिसे वो डॉज करती है पर फिर भी उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है। इसकी वजह से गोब्लिन लीडर गुस्से में आ जाती है और घोस्ट नाइट के ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक करने लगती है। घोस्ट नाइट उसके फायरबॉल को डॉज करता है और जंप करके सीधा हवा में चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करके सीधा उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर गोब्लिन लीडर उसे जंप करके डॉज कर लेती है और एक अटैक चार्ज करती है, पर वो उस अटैक को शूट कर पाती उससे पहले घोस्ट नाइट उसके ऊपर अटैक करता है और कुछ स्लेस लगाकर आगे निकल जाता है। जिन अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और रियल में देखना स्क्रीन पर देखने के कंपैरिजन में पूरी तरह अलग है। फिर हम गोब्लिन लीडर को देखते हैं जिसे देखकर जिन अपने मन में सोचता है इसकी मौत तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। तभी वो गोब्लिन लीडर उठते हुए बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था, सोता ने तुम्हें इस वजह से पास कर दिया क्योंकि इसका एक रीजन था। तभी जिन अपने मन में सोचता है क्या वो जिंदा है और वो खून खांसते हुए अपनी लाइन को पूरा कर रही है। जिन आगे अपने मन में सोचता है रुको, ये हैरान होने का समय नहीं है, घोस्ट किंग एक गेमर है, इसका मतलब वो एक रियल पर्सन है, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सकता है। और चिल्लाते हुए उसकी तरफ जाने लगता है और बोलता है मिस्टर घोस्ट किंग रुको। तभी हम देखते हैं वही चीज यहाँ पर अपेयर होती है जो रेंजर के पास हुई थी। फिर हम गोब्लिन लीडर को देखते हैं जो बोलती है उस बच्चे के राह के लिए मैं इन सब फ्लेम्स को नहीं बुझाऊंगी। उसके पीछे हम जिन को देखते हैं जिसे उस चीज ने पूरी तरह से जकड़ लिया होता है। जिन कुछ बोलने का ट्राई करता है पर उसने उसे पूरी तरह से पकड़ रखा होता है। जिन अपने मन में सोचता है मैं ना ही बोल सकता हूँ और ना ही हिल सकता हूँ। फिर हम गोब्लिन लीडर को देखते हैं जो बोलती है अगर तुम्हें अपनी लाइफ की परवाह नहीं तो तुम आगे जा सकते हो। इसे सुनकर वो दोनों गोब्लिन लीडर का थैंक्स करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम झाड़ियों का सीन देखते हैं जहाँ पर उस क्लॉक ने जिन को छोड़ दिया होता है। जिन वहाँ से दौड़ते हुए बोलता है मैं उन्हें खो नहीं सकता, और वो चीज जो मेरी आंखों के सामने थी वो क्या थी, क्या वो मुझे घोस्ट नाइट से बात करने से रोकना चाहती थी। और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम्हें क्या लगता है मैं गिव अप कर दूंगा। तभी एक सड़ी सी शक्ल बनाते हुए बोलता है मैं अब और नहीं बोल सकता। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो पूरी तरह से डिप्रेशन में डूबा होता है और अपने मन में सोचता है शैडो थंडरलैंड ये जगह हमेशा से ही इतनी ज्यादा क्रीपी थी, इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। इस ट्यूटोरियल डंजन को क्लियर करने में 10 मिनट से भी कम का समय लगता है, मुझे जल्दी करना होगा वरना घोस्ट नाइट इस डंजन को क्लियर करके इसे लीव कर देगा। जिन ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है पर हम उसके पीछे बहुत सारी मॉन्स्टर्स की आंखें देखते हैं। जिन भी उन्हें नोटिस कर लेता है और पीछे घूम
होकर देखता है। वो देखता है कि पूरी ज़ॉम्बी आर्मी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है और उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। ज़ॉम्बीज को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर जिन रोते हुए बोलता है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास वेपन है। पर वो ज़ॉम्बी उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जिन गलती से डॉज कर लेता है। इसके बाद जिन उस ज़ॉम्बी के हाथ को देखता है जिसने पेड़ पर कई सारे स्कार ला दिए होते हैं और उसका चेहरा जो कि बहुत ही क्रीपी लग रहा होता है। इतने डरावने फेस को देखकर जिन वहां से भागते हुए बोलता है, ये तो स्क्रीन पर देखने के मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी और डिस्कस्टिंग है। फिर जिन उनके बारे में सोचते हुए बोलता है, मोबाइल के अंदर तो ये बस एक गेम था, पर यहाँ पर ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे वहीं पर मार डालेंगे। वो भाग ही रहा होता है, पर तभी साइड में एक ब्लू लाइट को नोटिस करता है और उस तरफ देखते हुए बोलता है, क्या ये सीरिया की चीख है, इसका मतलब। और उसी लाइट की साइड भागते हुए बोलता है, इसका मतलब वहाँ पर घोस्ट नाइट भी होगा। हम देखते हैं वो भागते हुए घोस्ट नाइट के पास जाता है और बोलता है, घोस्ट नाइट, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर हम घोस्ट नाइट को देखते हैं जिसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा होता है और सीरिया जो कि बर्फ में जमी होती है। फिर हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही पावरफुल और स्केरी लग रहा होता है। इसके बाद हम घोस्ट नाइट को देखते हैं जो कि अभी भी वहीं पर एक स्टेचू की तरह स्टिल खड़ा होता है। तभी जिन एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, मैं समझ गया, तुम बॉस से फाइट कर रहे हो, क्या हम बात कर सकते हैं। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि घोस्ट नाइट पर अटैक करने वाला होता है। इसे देखकर जिन घोस्ट नाइट को वापस बुलाता है, पर घोस्ट नाइट उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। और तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने अपना अटैक कर दिया होता है, जो आकर सीधा घोस्ट नाइट को हिट होता है, जिसकी वजह से घोस्ट नाइट वहीं पर बर्फ के अंदर जम जाता है। फिर हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर को समन करते हुए बोलता है, तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। उन मॉन्स्टर्स को देखकर जिन रोते हुए बोलता है, ड्यूड कमान, जल्दी से बाहर निकल जाओ। हम देखते हैं जिन अभी भी चिल्लाते हुए घोस्ट नाइट को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी एक मॉन्स्टर आगे बढ़कर सीधा उसके गले पर अटैक करता है, जिसे वो डॉज करने का ट्राई करता है, पर फिर भी उसके पेट में एक कट लग जाता है। अपने पेट में कट को देखकर वो एक जोरदार चीख मारता है, पर वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले वो मॉन्स्टर दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है और रोते हुए अपने मन में सोचता है, ये बहुत ही दर्द कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। और उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, नहीं रुक जाओ। पर तभी चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और उस मॉन्स्टर पर अटैक करके वहां से भागते हुए बोलता है, मुझसे दूर हटो। पर तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है उसने जिस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया उसकी बॉडी के कई सारे पीसेस हो गए हैं। इसे देखकर वो शॉक हो रहा होता है, पर बाकी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अपने आर्म को देखते हुए बोलता है, मुझे अब समझ आया, ये बॉडी। और हंसते हुए उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं उसके अटैक की वजह से मॉन्स्टर की बॉडी के कई सारे पीसेस हो जाते हैं और जिन उन सभी को मारते हुए अपने मन में सोचता है, ये स्किल्स जो कि मैंने रोज देखे हैं, ये सब मेरी मेमोरी के अंदर हैं और मुझे बस इन्हें सोचने की जरूरत है। और उन मॉन्स्टर्स को और तेजी से मारते हुए बोलता है, मेरी बॉडी इसे ऑटोमेटिक फॉलो करेगी। और उस मॉन्स्टर की तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम भी मुझसे अब अपनी आखिरी बात बोल सकते हो। इसे सुनकर वो बॉस मॉन्स्टर अपनी आइस की मदद से जिन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता देख जिन अपनी एक नॉर्मल स्किल का यूज करता है, जिसका नाम होता है अपर कट। जिन इसी तरह नॉर्मल अटैक करते हुए उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, एक और नॉर्मल अटैक। जिन उसके ऊपर उस अटैक को लैंड करता उससे पहले उस बॉस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर अपना आइस अटैक कर दिया होता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहां पर एक आइस का माउंटेन बन गया होता है और किसी का भी इस अटैक से बचना बहुत ही मुश्किल था। जिन को अपने अटैक के अंदर देखकर वो मॉन्स्टर खुश हो ही रहा होता है, पर तभी हम वहां पर एक रेड कलर की लाइट को देखते हैं और जिन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आता है, सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर कुछ समझ पाता, पर उससे पहले उसकी बॉडी के 2 पीसेस हो गए होते हैं। फिर जिन हमें बताता है कि उसने उस बॉस मॉन्स्टर को कैसे मारा। वो बोलता है, अगर तुम सक्सेशन स्किल का यूज करते हो तो तुम्हारा करंट अटैक कैंसिल हो जाएगा, पर नेक्स्ट अटैक में एक एनिमेशन ऐड हो जाएगा और इसका यूज करके तुम शॉर्ट डिस्टेंस में टेलीपोर्ट कर सकते हो। फिर हम उस मॉन्स्टर के आइस को देखते हैं जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम जिन को देखते हैं जो कि एक बेडस लुक दे रहा होता है और आइस आसमान से फूल की पंखुड़ियों की तरह बरस रही होती है। जिन वहां पर उसी लुक के साथ बोलता है, इस स्किल का नाम था कॉम्बो सिस्टम टाइम ब्रेक। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, ये एक बेसिक टेक्निक थी जिसे डार्क नाइट यूज करता है। इसके बाद हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि मरने की हालत में होता है और बोलता है, मैजिक सर्कल रिस्टोर। पर तभी जिन उसके सर में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और एक अजीब सा शक्ल बनाते हुए उसे लगातार स्टेप करते हुए बोलता है, जल्दी करो और मर जाओ, मैं तो इस बेकार
मार्शी टेक्निक के बारे में भूल ही गया था। फिर हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि जिंदा होता है पर उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि शायद वो थोड़ी देर में मर ही जाएगा। इसके बाद हम सीरिया को देखते हैं जो कि उस बर्फ से आजाद हो गई होती है। तभी जिन बोलता है मुझे लगता है डंजन ब्रेक स्टार्ट हो गया है और मैंने गलती से घोस्ट नाइट के क्वेस्ट को पूरा कर दिया। हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर बॉस मॉन्स्टर के मरने की वजह से एक बुक अपेयर होती है। जिन उस बुक की तरफ देखता है और उसे अपने हाथ में लेते हुए बोलता है आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं उस बुक में क्रैक पड़ने लगता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसी गॉडेस जैसी एंटिटी के सामने खड़ा होता है और थोड़ा गुस्से में बोलता है नहीं फिर से नहीं। तभी वो एंटिटी बोलती है इम्प्रेसिव, एक ह्यूमन जो कि दूसरे डायमेंशन से आया है। फ्लेम ऑफ होल्डर बनने के लिए तुमने फर्स्ट स्टेप को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। उस एंटिटी को देखते हुए जिन बोलता है क्या नेमिर। फिर वो हमें उस एंटिटी के बारे में बताता है और बोलता है पहली बार मैं इसे क्लियरली देख नहीं पाया था क्योंकि उस समय मेरा विजन क्लियर नहीं था, पर इस बार मुझे पता है ये कौन है। ये द गॉडेस ऑफ विजडम है जिसका नाम है नेमिर। अगर मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊं तो इसे कोई डेटी नहीं बल्कि एक एनलाइटेंड कहना ठीक होगा। नेमिर के पास इस पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने की पावर है और नेमिर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम तो एक गेम की कैरेक्टर हो जो कि इस गेम का एक पार्ट है। आखिर तुम ऐसे किसी बंदे को कैसे समन कर सकती हो जो मेरी तरह रियल दुनिया में रहता है। जिनकी बातें सुनकर नेमिर बोलती है मेरी आंखें हमेशा से ही तुम पर थी। तुम ही वो बंदे हो जो शार्पेट ब्लेड मिशन को पूरा करने में कैपेबल है और तुमने ही आराध को अपनी लाइफ डेडिकेट की है, मतलब समर्पित की है। वैसे भी तुम इस दुनिया के एक ट्रू ब्लेड बन सकते हो। मेरी मानो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लेड बनकर नहीं रुकना चाहिए। नेमिर की बातें सुनकर जिन अपने मन में सोचता है मैंने तो बस इससे ये पूछा था कि मैं यहाँ पर कैसे समन हो गया, पर इसने तो मेरे क्वेश्चन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तभी जिनको कुछ याद आता है और वो बोलता है रुको, DFO गेम में ब्लेड एक एडवेंचर को रिप्रेजेंट करता है और एडवेंचर्स को जो लोग कंट्रोल करते हैं वो एक रियल यूजर होते हैं। और आगे सोचता है मुझे लगता है इसने मुझे किसी यूजर को एडवेंचर बनाने के अलावा किसी और काम के लिए भी समन किया है। तभी नेमिर बोलती है तुम। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले हमारा जिन उसे रोक देता है और बोलता है मुझे पता है तुम लोग मुझसे किसी काम को करवाने के लिए मुझे मजबूर करोगे, पर मैं रिफ्यूज करता हूँ। आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, अच्छा यही होगा कि तुम लोग मुझे घर भेज दो। तभी नेमिर अपने हाथ में कुछ समन करते हुए बोलती है क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे सुनकर जिन गुस्सा करते हुए बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिर ये क्या बकवास है। तभी हम देखते हैं वो लाइट सीधा जिन के फोरहेड के अंदर चली जाती है। इसकी वजह से जिन को रेंजर की सारी मेमोरी दिखने लगती है जहां पर रेंजर मदद मांग रहा था और मरते हुए बोल रहा था कि प्लीज मुझे एक और चांस दो। रेंजर की इस मेमोरी को देखकर जिन बोलता है मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रेंजर की ये मेमोरी देखकर जिन की हालत खराब हो जाती है और इसके मुख से झाग आने लगता है। नेमिर उससे बोलती है ब्लेड जिसे तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया वो भी तुम्हारी तरह एक ह्यूमन था, तुम्हारे ही डायमेंशन से। तुम्हारे एरोगेंस की वजह से ब्लेड की ऐसी हालत हुई, इस वजह से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिन उस चीज के बारे में सोचते हुए एकदम डिप्रेशन में जाने लगता है और बोलता है रेंजर एक लिविंग ह्यूमन था मेरी तरह और वो मेरी वजह से मारा गया। इसे बोलते हुए जिन कांप रहा होता है। इसके बाद हम नेमिर को देखते हैं जो कि एक स्माइल करती है और बोलती है आराध पूरी तरह से कॉर्पोरेशन में डूब रहा है। और गाइस कॉर्पोरेशन मतलब भ्रष्टाचार होता है, बहुत लोगों को पता होगा। और आगे बोलती है कॉर्पोरेशन की वजह से ट्रायल पूरी तरह बंद हो गए और इसकी वजह से ब्लेड गलत डायरेक्शन में चला गया। अगर आराध इसी तरह चलता रहा तो ये बस ट्विस्टेड फ्यूचर को ही रीच कर पाएगा। इस वजह से मैं चाहती हूँ तुम मेरे वेपन बनो और ब्लेड को प्रॉपर ट्रायल तक ले जाओ। इसे सुनकर जिन बोलता है क्या प्रॉपर ट्रायल, और अपने मन में सोचता है प्लेयर मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं और सेरिया मैजिक सर्कल को प्योरीफाई करती है। मेरे हिसाब से तो यही इस ट्यूटोरियल का करेक्ट फ्लो है, पर अगर मैं सोचूं तो घोस्ट किंग के रुकने की वजह से सेरिया भी वहीं पर रुक गई थी। हालांकि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर अगर मैं वहां पर नहीं होता तो सेरिया मारी जाती और इसकी वजह से कोई नेक्स्ट क्वेस्ट ओपन नहीं होता और स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कैरेक्टर नहीं होता। जिनकी बात सुनकर गॉडेस बोलती है हाँ तुमने सही कहा, यही तो फॉर्जिंग टोन का जॉब है। और गाइस फॉर्जिंग टोन मतलब बग होता है। और आगे बोलती है अगर तुम समझ गए तो आगे बढ़ो। जिन को उठाकर फेंक देती है और जिन से बोलती है ब्लेड्स की मदद करो और कॉर्पोरेशन को प्योरीफाई करो। हम जिन को देखते हैं जो कि एक डायमेंशन के टुकड़े के सहारे लटका होता है और बोलता है आखिर तुम इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रही हो कि जैसे मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने
मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। जिन की बात सुनकर नेमिर बोलती है, अगर तुम एक बार अपने ड्यूटी को पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर वापस भेज दूंगी जहाँ से तुम आए हो। इसे सुनकर जिन चिल्लाते हुए बोलता है, कम ऑन, आखिर मैं इस लो लेवल के कैरेक्टर के साथ क्या ही कर सकता हूँ, एटलीस्ट तुम मुझे कुछ एबिलिटी तो दे दो। जिन की बातें सुनकर नेमिर उसके सामने कई सारे आइटम्स को अपेयर करती है और बोलती है, मैं तुम्हें किसी भी तरह की पावर को प्रोवाइड नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हारे सामने कुछ आइटम्स को रख रही हूँ, इसलिए तुम इन्हें अपनी मर्जी से चूज करो। उन आइटम्स को देखकर जिन अपना लाल टपकाते हुए अपने मन में सोचता है, ये सारे के सारे रेयर अवतार और इपिक ग्रेड के इक्विपमेंट हैं। तभी जिनकी नजर एक आइटम पर पड़ती है और हमें उस आइटम के बारे में बताया जाता है। ये एक क्राउन होता है और इसका नाम होता है किंग्स कॉन्ट्रैक्ट। इस क्राउन को इक्विप करने के बाद आप अपने से 10 लेवल हायर इक्विपमेंट को भी यूज कर सकते हैं। इस क्राउन को देखकर जिन अपनी चमकती हुई आंखों से बोलता है, सब कुछ भूल जाओ, मुझे किंग्स कॉन्ट्रैक्ट आइटम परमानेंटली चाहिए। इसे सुनकर नेमिर जिन को उस क्राउन को देते हुए बोलती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर हम जिन को देखते हैं, जिसके टच करते ही वो स्टोन टूट जाता है और उसके अंदर से जबरदस्त लाइट निकलने लगती है और इसके बाद वो क्राउन जिन के हाथ में अपेयर हो जाता है। जिन को वो क्राउन देने के बाद गॉडेस बोलती है, ठीक है तो अब। तभी जिन उसे चिल्लाते हुए वापस रोक लेता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है, जैसे कि इन्फिनाइट स्टेमिना या फिर कुछ और। इसे सुनकर नेमिर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें फिजिकल फिनोमिना और स्ट्रेस से मुक्त करती हूँ। इसे सुनकर जिन बोलता है, नहीं रुको। तभी नेमिर बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे अब और ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती, इसलिए अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मुझे खुद ढूंढ लेना, हालांकि तुम मुझसे अब नहीं मिल पाओगे। और वहां से जाते हुए जिन से बोलती है, इस डायमेंशन के कॉरिडोर में तुम मेरे एक छोटे से पार्ट से मिल सकते हो। और लास्ट में बोलती है, मैं तुम्हारे सभी अचीवमेंट का वेट करूंगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम जिन को देखते हैं जो कि वापस से उसी जंगल में आकर गिरा होता है और बोलता है, नहीं, फिर से नहीं। तभी हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ से अजीब तरह की आवाजें आ रही होती हैं और इस तरह की आवाजें घोस्ट नाइट निकाल रहा होता है। इसे देखकर सेमिर बोलती है, एडवेंचर, क्या आप ठीक हैं? फिर हम जिन को देखते हैं जो कि झाड़ी में छिपा होता है और इन दोनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये तो घोस्ट नाइट है और ये अभी भी अपने इवेंट को क्लियर कर रहा है। ये इस वजह से है क्योंकि ये लेग कर रहा है और शायद इसी वजह से उस समय ये मूव नहीं कर पाया। और अपने हाथ में 2 झाड़ी उठाते हुए बोलता है, मुझे इन्हें फॉलो करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम 11 गार्ड विलेज को देखते हैं जहाँ पर घोस्ट नाइट और सेरिया आए होते हैं और जिन भी उन दोनों का पीछा करते हुए इस विलेज तक आया होता है। इसके बाद वो उन दोनों का पीछा करते हुए अपने मन में सोचता है, ये मुझे रियल नहीं लग रहा, पर फिर भी मैं डीएफओ गेम के अंदर हूँ, इसलिए मुझे कॉर्पोरेशन की एग्जिस्टेंस का पता लगाना है और उसे क्लियर करना है। फिर वो रेंजर के बारे में सोचते हुए बोलता है, मैं और लोगों को इस तरह नहीं मरने दूंगा। और दौड़ते हुए अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हारा फॉर्जिंग टोन्स हूँ, सिर्फ और सिर्फ आराध में, और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं यहाँ से जिंदा निकलूं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिन हमें बताता है नेमिर फ्रोजिंग टोन्स के बारे में बात कर रही थी और उसका मिशन था यूजर्स की मदद करना और कॉर्पोरेशन की स्टोरी को सही सिद्ध करना। और इसके बारे में पता करने के लिए मुझे उस गांव में जाना होगा जहां पर ये क्वेस्ट हो रही है और उससे पहले मुझे कुछ चीजों की जांच करनी होगी। फिर वो अपनी इन्वेंट्री खोलते हुए बोलता है, मैं कुछ चीजें सीखने में कामयाब रहा। पहला, मेरे पास एक इन्वेंट्री है। और वो बहुत सारे फ्रूट्स को अपनी इन्वेंट्री में फेंकते हुए बोलता है, क्योंकि नेमिर ने इसे मुझसे वापस नहीं लिया था। और अपनी इन्वेंट्री में उन फ्रूट्स को देखते हुए बोलता है, मेरा काम बस खत्म ही होने वाला है। इसके बाद वो अपने स्टेट विंडो को ओपन करता है और बोलता है, मैं इसमें बस 2 ही चीजें देख सकता हूँ, मैं मिनी मैप और ऑक्शन जैसी चीजों का यूज नहीं कर सकता। कम से कम मुझे अपनी एचपी और एमपी तो दिखनी चाहिए ना। इसके बाद हम उसका इंफॉर्मेशन देखते हैं और ये देखते हुए जिन बोलता है, ये पूरी तरह बकवास है।